हिमालयी नदियों में सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बाद आज के इस लेक्चर में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। और पिछले लेक्चरों में हम बात कर चुके हैं कि तिब्बत में जो मानसरोवर झील है, तिब्बत की मानसरोवर झील के पश्चिम दिशा में जो बोखरचू ग्लेशियर था, अपने सिंधु रिवर तंत्र में बनाया था कि इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर बोखरचू नाम का जो ग्लेशियर था, इस बोखरचू ग्लेशियर से नदी निकल रही थी। नदी का नाम था सिंधु। ठीक। और मानसरोवर झील के पास में ही नीचे की तरफ आपने देखा कि राकसताल झील से एक और नदी निकल रही थी, इसका नाम सतलज था, जो कि सिंधु नदी तंत्र का ही भाग है। अब हम मानसरोवर झील के पूर्वी दिशा में जाएंगे तो यहाँ पर तिब्बत के अंदर हमें एक ग्लेशियर मिलता है। ग्लेशियर को चोमा युंगडुंग ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, चोमा युंगडुंग ग्लेशियर। और तिब्बत का ये जो चोमा युंगडुंग ग्लेशियर है, इसी चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। पर इससे पहले कुछ बातें हैं जो आप जान लो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। हिमालयी नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो एक बहुत बड़ी नदी है। लंबाई की बात करोगे तो 2900 किलोमीटर की लंबाई वाली नदी है। पर क्योंकि नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत से होता है, उसके बाद नदी भारत में प्रवेश करती है और भारत के बाद ये नदी बांग्लादेश पहुंच जाती है। तो 3 देशों में नदी का अपवाह तंत्र जो है वो फैला हुआ है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। इसका मतलब ये जो 2900 किलोमीटर की लंबाई है ब्रह्मपुत्र की, ये इन तीनों देशों में विस्तृत है। भारत की बात करें तो हमारे पास ब्रह्मपुत्र का सिर्फ 916 किलोमीटर लंबाई वाला हिस्सा हमारे पास आता है। और ब्रह्मपुत्र नदी की दूसरी बड़ी विशेषता इसके नाम में होने वाले परिवर्तन भी है। स्टार्टिंग में जब नदी तिब्बत में फ्लो करती है तो उसको वहां पर यारलुंग सांगपो इस नाम से जाना जाता है, यारलुंग सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? यारलुंग सांगपो नाम से जाना जाता है। भारत के 2 राज्य हैं जहां पर यह नदी फ्लो करती है, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो जब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी फ्लो करती है तो वहां पर इसको दिहांग के नाम से, और जब असम में फ्लो करती है तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और फिर जब नदी बांग्लादेश पहुंच जाए तो वहां पर उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो एक तो अपने नामों के लिए प्रसिद्ध है ये ब्रह्मपुत्र नदी, हर जगह उसका नाम बदल जाता है। एक बार फिर से देखना, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जाना जाता है, असम में नदी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास इंडिया में इसकी लंबाई सिर्फ 916 किलोमीटर। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है जब सिंधु नदी तंत्र, तो सिंधु से भी ज्यादा लंबाई वाली नदी ब्रह्मपुत्र है। सिंधु 2880 किलोमीटर की लंबाई वाली है। तो अगर ओवरऑल लेंथ आप देखोगे ब्रह्मपुत्र की तो बहुत ज्यादा है, 2900 किलोमीटर। फिलहाल रिवर सिस्टम पे वापिस आओ। तो रिवर सिस्टम में क्या चीजें हमें पता चली कि चोमा युंगडुंग ग्लेशियर है तिब्बत में, और तिब्बत के चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद नदी जो है वो ग्रेट हिमालय की ढाल के सहारे पूर्व दिशा की तरफ चलना स्टार्ट करती है, कुछ इस तरीके से। और सबसे पहले नदी कहाँ से निकल रही है? तो तिब्बत में चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से। तो जब ये नदी चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है तो तिब्बत में इसकी कुछ ट्रिब्यूटीज आकर के मिलती है। तिब्बत में कुछ सहायक नदियां जो ब्रह्मपुत्र को आकर के मिलती है, उसकी बाईं दिशा की तरफ से ऊपर से आ रही है। तो नदी इस डायरेक्शन में चल रही है, तो ऊपर से जो नदी आएंगी वो बाईं दिशा की नदियां होंगी। ठीक है, चलो। सबसे पहले तिब्बत में पहली मेजर रिवर जो आकर के ब्रह्मपुत्र को मिलती है, इस नदी का नाम राका सांगपो होता है, राका सांगपो। और हम अभी बात कर चुके हैं कि यारलुंग सांगपो किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। देखो, ब्रह्मपुत्र का नाम वहां पर यारलुंग सांगपो है। और यारलुंग सांगपो या फिर ब्रह्मपुत्र की एक बड़ी सहायक नदी तिब्बत में कौन है? उसका नाम है राका सांगपो। ठीक है, राका सांगपो। ऐसे ही न्यांग एक और रिवर है, न्यांग नदी। न्यांग एक और मेजर ट्रिब्यूटी है ब्रह्मपुत्र की, जो तिब्बत रीजन में उसको आकर के मिल जाती है। ठीक। अब जरा एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझना, अच्छे प्रश्न परीक्षा में यहां से बन सकते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि तिब्बत में चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो ग्रेट हिमालय की ढाल के सहारे पूर्व दिशा की तरफ प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब इस नदी के नीचे वाला ये जो रीजन है ना, ये पूरा का पूरा ग्रेट हिमालय का रीजन।
इस ग्रेट हिमालयन रीजन में जब हम जाते हैं तो यहां पर तिब्बत के अंदर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम होता है ग्यालापीरी। ग्यालापीरी एक ग्रेट हिमालय की पर्वत श्रेणी है जो किस रीजन में आती है, तो फिर क्या कहोगे, तिब्बत में। तिब्बत में हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है ग्यालापीरी और ये तिब्बत रीजन के अंदर आती है। ग्यालापीरी पर्वत श्रृंखला के राइट यानी पूर्व दिशा में अगर हम जाएं तो यहां पर एक और पर्वत श्रृंखला है जो इंडियन रीजन के अंदर आती है, भारत में स्थित है और इस पर्वत श्रेणी का नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा। और आपको ये बात पता होगी कि नामचा बरवा जो है वो भारत में हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। मतलब नामचा बरवा के बाद भारत में हिमालय लगभग खत्म हो गया है ना। इसके बाद भी कुछ पहाड़ियां हैं। यहां पर एक पॉइंट को जरा आप बढ़िया से समझना कि अगर मैं ये मान के चलूं, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, मान के चलो कि ये अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो ग्रेट हिमालय है ना, उस ग्रेट हिमालय की जो चोटियां हैं, ये चल रहा है महान हिमालय। तो महान हिमालय की जो लास्ट चोटी है भारत में, महान हिमालय की जो लास्ट चोटी है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है नामचा बरवा। आपके पास परीक्षा में प्रश्न आए कि महान हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी भारत में कौन सी है, नामचा बरवा है। ठीक है, नामचा बरवा। लेकिन अगर प्रश्न ये आता है कि भारत की सबसे पूर्वी चोटी, भारत का पूछ ले, तो यहां पर कुछ छोटे छोटे पहाड़ हैं जो ग्रेट हिमालय के पार्ट नहीं है। इनका नाम है पटकाई बूम। इन पहाड़ियों का नाम क्या है, पटकाई बूम। तो पहले इस प्रश्न को समझो, पटकाई बूम आंसर कब होगा, जब पूछा जाए कि भारत की सबसे पूर्वी चोटियों का नाम, क्योंकि पटकाई बूम के पार जो है फिर म्यांमार स्टार्ट हो जाएगा। तो भारत की सबसे पूर्वी चोटियां कौन सी है, पटकाई बूम की। लेकिन हिमालय की सबसे पूर्वी चोटियां कौन सी है, नामचा बरवा। तो अब आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि जब ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये आपके चोमायुंगनुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद पूर्व दिशा की तरफ जब फ्लो करती है तो आगे जाकर के तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है जिसको बोलते हैं ग्यालापीरी और एक पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं नामचा बरवा। और ये बात आपको पता है कि ग्रेट हिमालय में ये जो दो चोटियां अगर मैं बना रहा हूं, मान लो इस चोटी का नाम है ए और इस चोटी का नाम है बी, तो इन दोनों पर्वत चोटियों के बीच का ये जो गैप होता है, ये जो रास्ता होता है, इसे पास कहते हैं, इसे दर्रा कहते हैं। पास या दर्रे का मतलब क्या है, तो ग्रेट हिमालय की चोटियों के बीच से जो रास्ते निकलते हैं उनको पास कहते हैं। तो जब हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के अंदर आते हैं तो यहां पर आपने देखा कि चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वी दिशा की तरफ चलना स्टार्ट करती है ग्रेट हिमालय की ढाल के सहारे। तो ये जो ग्यालापीरी और नामचा बरवा नाम की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इन दोनों के बीच में ये जो पास बना, इस पास को कहते हैं यांगयाप पास। इस दर्रे का नाम क्या होता है, तब आंसर होगा, इस दर्रे को बोलते हैं यांगयाप दर्रा। और इसी यांगयाप दर्रे से ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत में प्रवेश करती है। तो अब अगर हम इसका सिस्टम बनाएं तो देखो ये नदी निकली और ग्यालापीरी और नामचा बरवा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में ये जो यांगयाप दर्रा है, इस यांगयाप दर्रा से ये नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो सीधा सीधा फैक्ट आता है परीक्षा में कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो फिर आंसर होता है यांगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और नदियां अगर एकाएक इस तरीके से तीक्ष्ण मोड़ ले ले, अगर एकदम से नदियां ऐसे तीक्ष्ण मोड़ ले ले, तो नदियों के द्वारा बड़े बड़े महाखड्डों का निर्माण किया जाता है। और नदियां ग्रेट हिमालयन रीजन में जब एकाएक बहुत तेजी से, बहुत तेज स्पीड से मुड़ के नीचे गिरती है तो वो गड्ढों का निर्माण करती है। और नदियों के द्वारा बनाए गए इन महाखड्डों को, नदियां जो महाखड्ड बनाती है, बड़े बड़े गड्ढे बनाती है, इन्हें गार्ज कहते हैं, गार्ज। तो इंडियन रीजन में अगर आप देखोगे तो एक नदी है हमारे पास, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जिस गार्ज का निर्माण करती है उसे कहते हैं बुंजी गार्ज। और ये बुंजी गार्ज जो है ये नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा गार्ज है विश्व में। विश्व में नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा महाखड्ड या गार्ज जो है वो बुंजी गार्ज है। और ये गिलगित के पास में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रीजन में आता है। और ये बुंजी गार्ज का निर्माण कौन करता है, सिंधु नदी करती है। ऐसे ही आप देखो, जब ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रा से भारत में प्रवेश करते हुए अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर एंटर करती है, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भी एक गार्ज का निर्माण करती है, खड्ड का निर्माण करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जिस गार्ज का निर्माण अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है उसे दिहांग गार्ज कहते हैं, दिहांग गार्ज। तो सिंधु नदी बुंजी गार्ज का निर्माण करती है और ब्रह्मपुत्र नदी किस गार्ज का निर्माण करती है, तो फिर आंसर क्या होगा, दिहांग गार्ज का निर्माण करती है।
अब नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित होने के बाद नदी पहुंचेगी असम राज्य के अंदर, और असम राज्य में नदी मैदानीकृत रास्ते को फ्लो करते करते और धुबरी एक स्टेशन आता है, मैं डी लिख देता हूं धुबरी, और धुबरी स्टेशन के बाद ये नदी भारत को छोड़कर और बांग्लादेश में प्रवेश कर लेती है। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम के दौरान इस नदी के प्रमुख बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या बातें निकल के आई? ब्रह्मपुत्र एक हिमालयी नदियों में बहुत लंबी नदियों में से एक है, 2900 किलोमीटर की लंबाई। भारत में इसकी लंबाई सिर्फ 916 किलोमीटर है। नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पूर्व में स्थित चोमा युंगडुंग नाम का ग्लेशियर है। तिब्बत रीजन में राका, सांगपो और न्यांग इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। भारत में नदी प्रवेश करती है किस दर्रे से? यांगयाप दर्रे से। यांगयाप दर्रे से प्रवेश करने के बाद भारत में नदी दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से जाना जाता है। जैसे ही नदी अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है तो इसको इसकी पहली मेजर ट्रिब्यूटरी आकर के मिलती है, जिसका नाम है लोहित। लोहित नाम की नदी, तिब्बत रीजन से निकलने वाली लोहित जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो फिर आंसर होगा लोहित जो है वो ब्रह्मपुत्र या दिहांग की सहायक नदी है। और फिर लोहित की भी एक सहायक नदी है, लोहित की सहायक नदी का नाम है दिवांग। तो अरुणाचल प्रदेश के रीजन में मिसमी की पहाड़ियों से दिवांग नाम की नदी निकली, और दिवांग नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? लोहित की। और फिर लोहित नदी दिवांग का पानी अपने साथ लेकर और ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर पासीघाट के पास में लोहित जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी को आकर के मिल जाती है। लोहित नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, अच्छे हैं, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो, इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, इसका नाम है लोहित। स्पीड के मामले में बहुत तेज स्पीड से फ्लो होने वाली नदी है लोहित। लोहित, लहू, लहू का मतलब खून, इसको खूनी नदी भी कहते हैं, खूनी नदी। और दूसरा, लोहित नदी का नाम लोहित इसलिए भी पड़ा क्योंकि लोहित नदी की घाटी में रेड सॉइल जो है, लाल मृदा के सोर्स हमें दिखाई देते हैं, तो इसके आसपास के क्षेत्र में लाल कलर की मिट्टी पाई जाती है, इसलिए रेड सॉइल के कारण भी इस नदी को लोहित नाम से जाना जाता है। और लोहित चर्चाओं में इसलिए भी है क्योंकि लोहित नदी पर बना है एक पुल। अब इसको आप एक बार समझो, लोहित नदी पर एक पुल बनाया गया है। लोहित नदी पर बनने वाले इस पुल के एक एंड में अगर हम इस साइड देखें तो यहां पर एक स्टेशन, एक जगह है जिसको बोलते हैं डोला, और डोला नाम की जो जगह है वो अरुणाचल प्रदेश में आती है। और ये डोला, अरुणाचल प्रदेश के डोला स्टेशन से अगर आप इस पुल पे आ गए तो सीधा कहां पहुंचोगे? तब आंसर होगा जी सदिया पहुंचेंगे, सदिया। और सदिया नाम की ये जगह कहां पर है? तब आंसर होगा ये असम में है जी। तो इस पुल का नाम क्या होता है? इस पुल का नाम होता है डोला सदिया पुल। और ये डोला सदिया पुल जो है किस नदी पर बनाया गया? लोहित नदी पर। और डोला सदिया पुल ही एट प्रेजेंट अभी वर्तमान में भारत का सबसे ज्यादा लंबाई वाला पुल है। अगर ब्रिजेस की हम बात करें, पुलों की बात करें, तो जरा ध्यान रखना, ये पुल है, पुल का नाम है डोला सदिया पुल। डोला सदिया पुल किस नदी पर है? तब आंसर होगा लोहित नदी पर है। और ये जो डोला सदिया पुल है, इसको 2017 में सरकार ने इसका नाम रखा है भूपेन हजारिका पुल। असम के एक संगीत शास्त्री हुए हैं भूपेन हजारिका, उनके नाम पर इस पुल का नाम भूपेन हजारिका पुल रखा गया है। 9.15 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये भारत का सबसे ज्यादा लंबाई वाला पुल है। भारत में सबसे ज्यादा लंबाई वाला पुल कौन सा है? तब आंसर होगा भूपेन हजारिका पुल या डोला सदिया पुल। अब ये डोला स्टेशन अभी हमने कहा कि ये अरुणाचल प्रदेश में है, और सदिया कहां पर है? असम में। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने वाला पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका पुल। ये असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। 9.15 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये भारत का सबसे ज्यादा लंबाई वाला पुल है। और ये भी ध्यान रखना, सीधो कान्हू मुर्मू ये अब भारत का दूसरे सबसे ज्यादा लंबाई वाला पुल है। सीधो कान्हू मुर्मू ब्रिज ये झारखंड में है, गंगा नदी पर 6 किलोमीटर की लंबाई के साथ। अब ये जो है दूसरी सबसे ज्यादा लंबाई वाला पुल ये हो गया है, सीधो कान्हू मुर्मू। और उसके बाद कहीं नंबर आता है महात्मा गांधी ब्रिज का। महात्मा गांधी
ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक अगर हम पुरानी किताबें उठाएं तो उसमें महात्मा गांधी ब्रिज जो है यही भारत का सबसे ज़्यादा लंबाई वाला पुल था। ये बिहार में है महात्मा गांधी ब्रिज, और ये भी गंगा नदी पर है। इसकी लंबाई शायद 5.6 किलोमीटर के आसपास होगी, 5.6 किलोमीटर के आसपास। तो आप देखिए 2017 से पहले ये भारत का सबसे ज़्यादा लंबाई वाला पुल था। उसके बाद इस पुल को बनाया गया ढोला सदिया पुल, और ढोला सदिया पुल बनने के बाद वो भारत का सबसे ज़्यादा लंबाई वाला पुल हो गया है। और अब महात्मा गांधी ब्रिज से भी बड़ा ब्रिज गंगा नदी पर झारखंड में बना है, SKM ब्रिज, सीधो कानू मुर्मू ब्रिज। ये जो है अब भारत का दूसरा सबसे ज्यादा लंबाई वाला पुल है। तो फिलहाल ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर आते हैं। यांग्याप दर्रे से नदी ने भारत में प्रवेश किया, अरुणाचल प्रदेश पहुंची, जहां नदी के द्वारा एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण किया जाता है, जिसको गार्ज कहते हैं, दिहांग गार्ज। फिर ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है लोहित नदी पर डोला सदिया पुल बनाया गया है, जो भारत का सबसे ज्यादा लंबाई वाला ब्रिज है। ठीक है, इसको भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहते हैं, डोला को सदिया से कनेक्ट कर रहा है। और लोहित नदी के आसपास का क्षेत्र किस मृदा के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी मिट्टी के लिए, रेड सॉइल के लिए, ये बड़ा प्रसिद्ध है। और सदिया वैसे भी एक इंपॉर्टेंट स्टेशन है, जरा ध्यान रखना, सदिया नामक स्टेशन पर ही ब्रह्मपुत्र नदी की गहराई सबसे ज्यादा होती है। भारत में जब ब्रह्मपुत्र नदी फ्लो करती है तो वो कौन सा स्थान है जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी की गहराई सबसे ज्यादा है, तो सदिया वो स्टेशन है जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी की गहराई सबसे ज्यादा होती है। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद नीचे आते हैं तो नदी पहुंचती है असम में, और असम का अधिकांश भाग क्योंकि मैदानीकृत है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही मैदानीकृत होना शुरू होती है तो सबसे पहले असम राज्य के अंदर इस ब्रह्मपुत्र नदी ने एक द्वीप का निर्माण किया है। नदियों के द्वारा मैदानी क्षेत्रों में द्वीप बनाए जाते हैं, और असम में इस नदी ने जिस द्वीप का निर्माण किया है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है माजुली द्वीप। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पूरे विश्व में नदियों के द्वारा बनाए गए द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप विश्व में नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप का निर्माण भारत में किस नदी पर हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और माजुली द्वीप किस राज्य में आता है, असम राज्य के अंदर आता है। तो अब असम राज्य के अंदर हम प्रवेश करें तो फिर कुछ नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र को आकर के मिलती है। तिब्बत रीजन से आने वाली एक नदी है, इस नदी का नाम है सुवनश्री नदी। ये सुवनश्री नाम की नदी, तिब्बत से आने वाली सुवनश्री नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और याद रखना कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी यही है। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है, तो फिर आंसर होगा सुवनश्री। सुवनश्री के अलावा ब्रह्मपुत्र को उसकी एक और ट्रिब्यूटी नागालैंड क्षेत्र से आती, इसका नाम होता है धनश्री। धनश्री एक और नदी है जो इसको आकर के मिलती है। और मानस, असम में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, तो एक नदी आती है इसको जो मिलती है मानस। फिर भूटान की तरफ से भी कुछ नदियां आती हैं जो ब्रह्मपुत्र को मिलती है, जैसे भूटान से एक नदी आती है, इसका नाम है संकूस। ये भी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जो भूटान से निकलती है। ठीक, फिर सिक्किम जो है, सिक्किम से भी ब्रह्मपुत्र को उसकी सहायक नदियां आकर के मिलती है। ठीक है, सिक्किम में आपको पता होगा, सिक्किम में जेमू ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर। और सिक्किम में ये जो जेमू ग्लेशियर है, इसकी तलहटी पर एक झील बनती है, उसका नाम बोलते हैं चोलामू झील। चोलामू झील किस राज्य में है, सिक्किम में। भारत की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, चोलामू झील। भारत में सबसे ज्यादा हाइट पर स्थित झील चोलामू झील। तो ये जो चोलामू झील है, इस चोलामू झील से एक नदी निकलती है, इस नदी को कहते हैं तिस्ता। ठीक है, तिस्ता, ये एक नदी है तिस्ता, सिक्किम की जीवन रेखा तिस्ता नदी निकलती है सिक्किम के चोलामू ग्लेशियर से। अब समझना कि जो आपकी तिस्ता रिवर है वो भी ब्रह्मपुत्र की सहायक है, लेकिन तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जाकर मिलती है। तिस्ता किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की, लेकिन वो ब्रह्मपुत्र को कहां जाके मिलेगी, बांग्लादेश में जाकर के मिलेगी तिस्ता। और तिस्ता की भी एक सहायक बनाओ, इसका नाम है रंगित। तिस्ता की एक सहायक नदी है, इस नदी का नाम है रंगित। तिस्ता किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, और तिस्ता वो बांग्लादेश में उसको जाकर के मिला देंगे। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर लास्ट स्टेशन बनाया, डी मतलब है धुबरी। असम में एक जगह है धुबरी, और धुबरी नामक स्थान के बाद ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत को छोड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब एक पॉइंट जरा आप समझना कि
जो भारत में सड़कें हैं, सड़कें, उन सड़कों में जो ट्रंक रोड होती है, दो बड़े महानगर या दो नगरों को आपस में जोड़ने वाली रोड्स को ट्रंक रोड कहते हैं। तो आपने देखा होगा परिवहन तंत्र के अंदर जो सड़कें हैं, उन सड़कों को नेशनल हाईवे के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब क्या है? सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो नेशनल हाईवे के तर्ज पर ही किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेशनल वाटर हाईवे भी बनाए जाते हैं। एनएच का मतलब क्या हो गया? एनएच का मतलब होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि बेसिकली सड़कों पर बनाए जाते हैं ना, सड़कों को ही राष्ट्रीय राजमार्ग का संख्या दे दिया जाता है। और ये नेशनल हाईवे क्या काम करते हैं हमारे पास? तो ये परिवहन तंत्र का एक पार्ट है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान या व्यक्तियों को ले जाने के काम आते हैं। तो वैसे ही परिवहन तंत्र प्रणाली में जल परिवहन के अंतर्गत सामान को या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए NWH भी बनाए जाते हैं। इनको राष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग। अब नए आंकड़ों के अनुसार भारत में तो 111 राष्ट्रीय जलमार्ग बन चुके हैं, पर जो 4-5 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं वो हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपको पता होगा कि राष्ट्रीय जलमार्गों को भी नंबरिंग दी गई है। NWH1 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ये गंगा नदी पर बनाया गया है। गंगा नदी पर, इलाहाबाद, प्रयागराज से और हल्दिया तक गंगा नदी पर भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का निर्माण किया गया है। ऐसे ही राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर है? गंगा नदी पर, इलाहाबाद से और पश्चिम बंगाल हल्दिया तक। ऐसे ही अगर आप इस ब्रह्मपुत्र नदी को देखोगे तो आप देखो सदिया के बाद जब नदी असम में प्रवेश करती है, तो क्योंकि नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है, इसलिए इस नदी का प्रयोग हम परिवहन तंत्र के लिए भी, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इस पर नाव चलाई जा सकती है। देखो भाई, पहाड़ी क्षेत्र में थोड़े ही आप नदी पर नाव चला पाओगे, लेकिन जब नदी मैदानी क्षेत्र में है तो इस पर नाव चलाई जा सकती है इजिली। इसलिए ये देखो, ये सदिया से लेके और ये धुबरी तक इस ब्रह्मपुत्र नदी पर NWH2 यानी कि भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 बनाया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। अब देखो एक बार, राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग NWH1 जो है वो किस नदी पर है? गंगा नदी पर। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर NWH2 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है वो किस नदी पर बनाई गई है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम राज्य के अंदर। और कहां से कहां तक? तो सदिया से लेकर के और धुबरी तक, इसको NWH2 कहते हैं। फिर धुबरी के बाद नदी पहुंची कहां पर? बांग्लादेश में। अब जब ये नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो बांग्लादेश में पहुंचने पर एक तो तिस्ता को मिला दो इसमें, तिस्ता ये बांग्लादेश में जाकर के इस नदी को मिल जाएगी। और पिछले गंगा नदी तंत्र में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे वहां जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा जमुना। और यहीं बांग्लादेश में इसको गंगा नदी आकर के मिलती है। तो जो गंगा नदी है वो जब बांग्लादेश में पहुंचती है तब उसे क्या कहते हैं? तब उसको पद्मा कहते हैं, पद्मा। पद्मा ये वही नदी है जिसको हम भारत में गंगा कहते हैं। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में कहते हैं भैया पद्मा, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। जब दोनों नदियां आपस में मिल जाए तो तब जिस नदी का निर्माण होता है, इन दोनों यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र के आपस में मिलने से, गंगा और ब्रह्मपुत्र के आपस में मिलने से, या हम ऐसा कह सकते हैं जमुना और पद्मा के आपस में मिलने से फिर जो नदी बनती है इस नदी को कहते हैं मेघना। ब्रह्मपुत्र और गंगा के आपस में मिलने से या जमुना और पद्मा के आपस में मिलने से जिस नदी का निर्माण होता है उसे कहते हैं मेघना। और मेघना नाम से ही ये नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, इसको आप आज कर लो। एक पॉइंट ये भी याद रखना कि असम राज्य के अंदर जब हम असम में एंटर करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी पर भी एक ब्रिज बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर भी एक पुल बना है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले इस पुल को कहते हैं बोगीवील ब्रिज, बोगीवील पुल। ठीक है, बोगीवील पुल जो कि एक रेलवे ब्रिज है। तो भारत का सबसे लंबा पुल तो ये है डोला सदिया पुल, लेकिन अगर भारत के सबसे लंबे रेलवे ब्रिज के बारे में पूछा जाए, सबसे लंबा रेलवे पुल, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है बोगीवील पुल। और बोगीवील पुल देखो वो ब्रह्मपुत्र पर है। बोगीवील पुल भारत का सबसे ज्यादा लंबाई वाला रेलवे पुल, रेलवे ब्रिज। इसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है और इसके ऊपर से गाड़ी या फिर हम पैदल जा सकते हैं।
तो भारत का सबसे ज्यादा लंबाई वाला पुल बोगीबील पुल वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम राज्य में, और डोला सदिया पुल जो भारत का सबसे ज्यादा लंबाई वाला पुल है, रेलवे पुल नहीं, पुल सड़क पुल आप एक हिसाब से कह सकते हो, वो किस नदी पर है, लोहित नदी पर। तो ये मेन फैक्ट इसके कर लिए। चलो फिर बाकी अगले लेक्चर में करते हैं।